हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 101 का यूनिट नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल होने वाला है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। तो ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम पावर एलीट कॉन्सेप्ट तक के टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक इनडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसीज। अगर हम अभी का एग्जांपल लें, प्रेजेंट सोसाइटी को क्या हम कभी ब्यूरोक्रेसी के बिना इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ जो लॉज हैं वो बनाए जाएं, कोई उनको इम्प्लीमेंट करने वाला ही ना हो। ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते। इसी वजह से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक इनडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन है, जो कि पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराता है। इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है उसे एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है किसी भी स्टेट के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सोशल एंटिटी होती है। ये टाइम टू टाइम पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करती रहती है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इक्वेट भी करके देखा जाता है। और जो कोर कंसर्न होता है ब्यूरोक्रेसी की लिटरेचर का, वो यही होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके रिलेशन में स्टेट क्या है, ठीक है, सोसाइटी कैसे काम करती है और इकोनॉमी क्या है। मतलब ब्यूरोक्रेसी का स्टेट, सोसाइटी और इकोनॉमी से क्या क्या रिलेशन है वो इसमें हमें पढ़ना होता है। तो अगर हम बात करें इनिशियल टाइम्स की, तो उस समय पर जो ब्यूरोक्रेसी स्टडी की जाती थी वो इस बेसिस पे की जाती थी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट के सिस्टम में काम कर रही हैं, उनकी वर्किंग को एनालाइज करना। पहले की स्टडी में यही होता था कि जो भी गवर्नमेंटल सिस्टम के अंडर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसकी वर्किंग कैसी है, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, ये सब पहले ज़माने में पढ़ा जाता था। उसके बाद यहाँ पर दो व्यूज़ भी देखे जाते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको स्टडी करते थे। सबसे पहला जो डायमेंशन आता है वो आता है एक्सटर्नल, सेकंड आता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल डायमेंशन में हमें ये बताया जाता है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स कैसी हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर की क्या रिलेशनशिप है, जुडिशरी के लेजिस्लेचर से क्या रिलेशनशिप है। तो एक्सटर्नल में ये देखा जाता है। सेकंड, जो इंटरनल डायमेंशन है उसमें इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, जैसे कि लेजिस्लेचर के अंदर काम करने वाले लोगों में क्या क्या रिलेशनशिप है, लेजिस्लेचर में कौन बॉस है, कौन मैनेजर है, ठीक है, कौन लॉज बना रहा है। तो ये सब इसमें देखा जाता है। मतलब किसी एक एंटिटी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। कैसा इनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये सब बात हुई हमारे एंशियंट टाइम्स की। अगर हम लेटर बात करें, जब जो सोसाइटीज थी उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, जब जो सोसाइटीज हैं इंडस्ट्रियलाइज होने लगी, तो यहाँ पर एक नीड आई कि हमें एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिससे कि जो मॉडर्निटी है वो इससे कैचअप हो सके। ठीक है, मॉडर्निटी के साथ साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उसके साथ साथ चेंज हो, ताकि उसमें एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, वो लॉजिक से काम करें और कुछ अथॉरिटीज और रूल्स के साथ ये काम करें। तो जो मैक्स वेबर हैं वो एक ऐसे पहले इंसान बनते हैं जो कि सिस्टमेटिक अटेम्प्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को समझने का मॉडर्निटी के साथ इन द लाइट ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में सबसे पहले इस ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब इसका नेचर क्या है? तो जो स्टडी है ब्यूरोक्रेसी की, वो हम कुछ थिंकर्स के जरिए पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये जो थिंकर्स हैं इन्हीं की वजह से आज हम ब्यूरोक्रेसी को पढ़ते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनो, लूथर गुलिक और FW टेलर। तो जब भी ये स्कॉलर्स पढ़ा करते थे ब्यूरोक्रेसी को, तो इनके सामने क्वेश्चन आता था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें कैसे ब्यूरोक्रेसी को ऑपरेट यहाँ पर कराया जाए। तो ये थी पहले की बात। उसके बाद जब टाइम आगे बढ़ा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स भी ब्यूरोक्रेसी की स्टडी में आने लगे। तो उन्होंने ये देखा कि इस ब्यूरोक्रेसी की स्टडी में दो व्यू सामने आते हैं। सबसे पहला व्यू तो ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिज्म है जो कि इम्प्लीमेंट कर सकता है गवर्नमेंट के गोल्स को एफिशिएंसी के साथ। इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो ब्यूरोक्रेसी है उसे एक एपिटोम माना जाता है रेशनैलिटी का। मतलब किसी भी तरीके को कोई बायसनेस नहीं दिखाती यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी।
इसी वजह से इसकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बनी रहती है। तो ये हुई बात फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक स्टेट का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स पर कंट्रोल करके रखती है। या तो स्टेट खुद के इंटरेस्ट के लिए ऐसा करती है या किसी और के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सब करती है। तो ये सब हमें नेचर में पढ़ना होता है। उसके बाद 1996 में एंडलर आते हैं, एक नए थिंकर, जो कि दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज देते हैं। सबसे पहला व्यू ये देते हैं पॉजिटिव व्यू, जिसे हम इनेबलर भी कहते हैं। सेकंड आता है नैरेटिव व्यू, जिसे हम कोअर्सिव भी कहते हैं। पॉजिटिव व्यू के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी को ऐसा देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है, लोगों को एडिक्वेट गाइडेंस देने लगती है। एम्प्लॉयज को क्या क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्लैरिफिकेशन देने लगती है। अब जब एम्प्लॉयज को ये पता रहेगा कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें एडिक्वेट गाइडेंस मिलेगी, तो ऐसा रिजल्ट क्या निकलेगा कि उन पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा काम का। ठीक है। और साथ ही साथ वो और ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए इसको इनेबलर बोला जाता है, मतलब इसमें एम्प्लॉयज को इनेबल किया जाता है। ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पर वो अच्छे से काम कर सकें। सेकंड व्यू आता है नेगेटिव व्यू, जिसे हम कोर्सिव भी कहते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को ख़त्म करके रख देती है उसकी रिजिड फंक्शनिंग की वजह से। अब इससे होता क्या कि सारे प्रोसेस अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, रिजिड होंगे, तो इससे होगा क्या कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिससेटिस्फाई होने लगेंगे अपने कामों से और हमेशा डीमोटिवेटेड ही रहने लगेंगे। तो इसमें पनिशमेंट और फोर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज को डरा धमका कर यहाँ पर काम निकलवाया जाता है इनसे। वहीं अगर हम इनेबलर यानी पॉजिटिव व्यू की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय की वेलबींग का ध्यान रखा जाता है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज उनकी वेलबींग को हम इंश्योर करेंगे तभी वो आगे जाकर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की वेलबींग को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। सेकंड आता है प्री वेवेरियन ब्यूरोक्रेटिक नोरेटिव्स, मतलब मैक्स वेबर के आने से पहले जो भी थिंकर्स ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखते थे, पढ़ते थे, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि जे एस मिल, JW हेगल और कार्ल मार्क्स। इसमें सबसे पहले व्यूज आते हैं जे एस मिल के। मिल के अकॉर्डिंग जो टर्म ब्यूरोक्रेसी है उसका ये मतलब है कि जो डायरेक्ट वर्क होता है गवर्नमेंट का वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जो उन्हें गवर्नर्स भी कहते हैं। ठीक है, जे एस मिल उन्हें गवर्नर्स कहते हैं, सिंपली ब्यूरोक्रेट्स को। मिल ये क्लैरिफाई करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है क्या। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि सारा काम जो गवर्नमेंट का है वो हमें इन गवर्नर्स के हाथ में देना चाहिए, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। मतलब जब टाइम टू टाइम ये लोगों से मिलेंगे, उनकी दिक्कतें समझेंगे, तो ही उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उसके बाद मिल ये कहते हैं कि हमें इनको रिक्रूटमेंट के बेसिस पर लेना चाहिए, मतलब कंपटीशन कराया जाए। ठीक है, एग्जाम कराया जाए, कोई टेस्ट कराया जाए जिसमें ये देखा जाए कि कैंडिडेट की इंटेलिजेंस कैसी है, उसका एजुकेशन लेवल कैसा है और क्या उसमें गवर्नमेंटल स्किल्स हैं जो कि उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए चाहिए। तो ये सब मिल कहते हैं कि हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद मिल ये कहते हैं कि पॉलिसी प्रोसेस में भी हमें ब्यूरोक्रेसी को आइसोलेट करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने इनको एजुकेशन के बिहाफ पर चुना है, हमने इनकी इंटेलिजेंस चेक की है, हमने इनकी गवर्नमेंटल स्किल्स चेक की हैं, तभी ये रिक्रूट हुए हैं। ऐसे ही किसी को रिक्रूट नहीं किया। तो मिल ये कहते हैं कि हमने क्योंकि इन्हें स्किल के बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर हमने इनको रिक्रूट किया है, तो हमें पॉलिसी प्रोसेस में इसको आइसोलेट करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो होते हैं वो आगे जाकर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मिल हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मना करते हैं कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लिमिट करके रखना चाहिए, ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेयर ना कर सके। क्योंकि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं
वो क्या करते हैं, सिर्फ लॉज बना दिए, एक दो बार चक्कर लगा लिया, ठीक है, जो समस्या है वो सुन तो ली, पर काम उस पर कुछ किया नहीं। तो इसी वजह से उसमें नॉलेज की कमी आ जाती है, लोगों की दिक्कतें वो सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो मिल है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। उसके बाद मिल ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके बेसिस पर स्टेट की प्रोग्रेस हो सकती है, सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो सकता है, और इससे होगा क्या कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी आ सकती है हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नेंस में। मतलब अगर हम इसमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का यूज करें तो हम इसमें डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब ये है कि अलग अलग ऑफिसर्स हमने बनाए, उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए काम करने के लिए, तो इससे होगा कि एक हायरार्की बन जाएंगी। एक इंसान को एक ऑफिसर के पास ही जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर काम के लिए, बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मिल कहते हैं कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का यूज करते हुए हमें यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी लानी चाहिए, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाए। उसके बाद मिल ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना हमारी, ये एक वैल्यू फ्री एंटिटी नहीं है। ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो मन में है वो कर दिया, ऐसा नहीं। जो किसी को मन में आया इसको धर लो तो इसे धर लिया, ऐसा नहीं करना। मिल ये कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल एंटिटी है। मतलब ना तो इसे किसी के पक्ष में ज्यादा बोलना है, ना ही इसे किसी के विपक्ष में ज्यादा बोलना है। बीच का रास्ता अपनाते हुए एक न्यूट्रल आइडियाज को हमें इनको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो मिल के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी को ये सब करना चाहिए। और उसके बाद मिल ये कहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास ये पावर रहती है कि इनको ये निकाल सके। तो मिल ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, उन ऑफिसर्स को निकालना चाहिए, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को निकालना चाहिए जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में है, ठीक है। क्योंकि अगर इन्हीं के चुने हुए लोग करप्ट होंगे तो जनता पर से इनका विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इनको यहाँ पर निकाल देना चाहिए ताकि जो जनता है उन पर इनका ट्रस्ट बना रहे। नेक्स्ट व्यूज आते हैं हमारे पास हेगल के। तो हेगल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। ये अपनी एक बुक फिलोसफी ऑफ राइट 1821 में पब्लिश करते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो लिबरल स्टेट्स हैं वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, ठीक है, उनमें सिविल सर्विसेज का क्या रोल है। और इसमें वो कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है किसी भी लिबरल स्टेट में, वो उसका एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। हेगल ये कहते हैं कि सिविल सर्विस एक यूनिवर्सल क्लास है जिसका काम है कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट की एक्टिविटीज के लिए काम करते रहना, ठीक है। मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों की दिक्कतें समझना, उनके लिए नए नए रास्ते खोजना, तो ये सब यूनिवर्सल क्लास में आ जाता है। फिर हेगल कुछ फीचर्स बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में इन सभी फीचर्स का यूज करके हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर बताया है फंक्शनल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कोई अथॉरिटी है उसको फंक्शन दे दिया, ठीक है। मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी में अगर अलग अलग अथॉरिटीज हैं तो उनके अलग अलग ही फंक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अथॉरिटी क्या कर रही है, टैक्स रेवेन्यू भी देख रही है, उसके बाद हाउस टैक्स भी देख रही है, उसके बाद जो दूसरे काम होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल कुछ हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, वो सब भी एक ही देख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक अथॉरिटी का डिवीजन होना चाहिए फंक्शंस के बेसिस पे, और हायरार्की के प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बॉस है वो ही सारे यहाँ पर काम देख रहा है, ऐसा नहीं। उसके नीचे भी कोई एक मैनेजर बनाया जाए, उसके नीचे एम्प्लॉयज को रखा जाए। इससे क्या होगा कि प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ ऑफिस फ्रॉम इस इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब एक पदाधिकारी होता है, मतलब पदाधिकारी से उसके ऑफिस का सेपरेशन कर लिया जाना। मतलब मेरिट के बेस पर, कंपटीशन के बेस पर जो रिक्रूटेड पर्सन है उनको यहाँ पे लाना। क्योंकि पहले के ज़माने में होता क्या था कि जो अमीर लोग होते थे वही अपने कुछ यारों को, दोस्तों को वही कुर्सी पर बिठा दिया करते थे, वो उनके लिए काम करते रहते थे। तो हेगल ने कहा है कि हमें इनसे ऑफिस सेपरेट करने चाहिए, मेरिट के बेस पर, यहाँ पर कंपटीशन के बेस पर हमें यहाँ पर
क्या करना चाहिए, इनका रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और एक कॉमन गुड को अचीव करने के लिए अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स बताते हैं हेगल। उसके बाद हेगल ये बिलीव करते हैं कि जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो अगर इन अबव मेंशन फीचर्स को फुलफिल कर देता है तो उसमें एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, एफिशिएंट हैंडलिंग एंड स्टेट अफेयर्स। नेक्स्ट आते हैं हम मार्क्स के व्यूज पे कि मार्क्स क्या सोचते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो मार्क्स का सबसे पहला जो व्यू है वो ये है कि भैया जो ये ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब स्टेट इसे कंट्रोल करके रखती है और ये उसका एक रिप्रेसिव कैरेक्टर भी शो करती है कि कैसे जो स्टेट है वो हमारे लोगों पर अपना कंट्रोल करके रखती है। उसके बाद मार्क्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो किसी भी जनता की आवाज़ नहीं सुनती, वो सिर्फ अमीर लोगों की सुनती है जो कि इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास होती है। ठीक है। उसके बाद जब मार्क्स ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स को एग्जामिन करते हैं जैसे कि हायरार्कियल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन, उसमें ये पाते हैं कि जो पदाधिकारी हैं जो इनकम्बेंट्स हैं वो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फिट ही नहीं है। किसी भी को हमने क्या किया है, किसी भी इंसान को हमने इसमें ठूस दिया है ये काम करने के लिए, अब वो ढंग से काम कर नहीं पा रहा, जिससे कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मार्क्स ब्यूरोक्रेसी को एक क्रिटिकल लेंस से देखते हैं। ठीक है। मतलब एक ऐसे नजरिए से देखते हैं, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसमें ये मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है, ना कि उनके लिए कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक इगोइस्टिक इंटरेस्ट पर काम करती है, मतलब जो वहां के एलाइट वर्ग चाहेगा वो उसी के लिए काम करेगी। ठीक है। इसी वजह से मार्क्स स्टेट को एज अ पार्टिजन इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जिसकी वजह से इंट्रा सोसाइटल जो क्लास स्ट्रगल्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टेट है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है जो कि अपने खुद के इंटेलेक्चुअल, एथिकल और लिबर्टेरियन बेसिस पर अपना काम कर सके, बल्कि मार्क्स कहते हैं कि जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है वही स्टेट को कंट्रोल करती है और वही स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को भेजती है ब्यूरोक्रेसी के रूप में अपनी लोगों को यहाँ पर दबाने के लिए। तो मार्क्स के व्यूज यहाँ पर ये हैं। अब नेक्स्ट आता है पावर एलीट कॉन्सेप्ट। अब ये जो पावर एलीट कॉन्सेप्ट है ये गिनातो मॉस्का नाम के इंसान ने दिया था। तो मॉस्का की जो डोमिनेंट क्लास थ्योरी है वो बेस्ड है पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास पर। मॉस्का ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही रूल करते हैं, कोई और उन पर रूल नहीं करता। ठीक है। उसके बाद अपनी एक बुक द रूलिंग क्लास जो कि 1939 में पब्लिश होती है वो गवर्नमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं जैसे कि फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक। फ्यूडल स्टेट वो होती है जहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के जो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है स्टेट के जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, वो सब सेम ही इंडिविजुअल्स करेंगे। मतलब एक ही इंसान इकोनॉमिक्स भी देख रहा है, जुडिशरी भी देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, साथ में वो मिलिट्री भी देख रहा है। तो ये सब फ्यूडल स्टेट में चलता है। वहीं अगर ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की बात की जाए तो सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही हमें देने चाहिए। ठीक है, सॉरी, नहीं देने चाहिए। वो ये मानते हैं कि हमें अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, हायरार्की बनानी चाहिए। उसके बाद मॉस का डिफाइन करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन with an extensive number of public services receiving their salaries from the government for performance of public duties। अब मॉस्का के अकॉर्डिंग जो ब्यूरोक्रेसी वो एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो नंबर है पब्लिक ऑफिसर्स का बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो कि अपनी सैलरीज को गवर्नमेंट से लेते हैं ताकि वो पब्लिक ड्यूटीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो ये हुई बात यहाँ पर मॉस्का की कि मॉस्का क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट्स को दो तरीके में डिवाइड करते हैं। पहली होती है फ्यूडल और नेक्स्ट होती है ब्यूरोक्रेटिक। फ्यूडल में जैसे कि सारे
एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, इकोनॉमिक, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सब सेम इंडिविजुअल्स करते हैं, किसी भी तरीके कोई डिवीजन नहीं होता। वहीं ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में कहते हैं कि सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं हमें ब्यूरोक्रेसी में कंसंट्रेट करके नहीं रखने चाहिए, हमें अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, अलग अलग ऑफिस बनाने चाहिए। उसके बाद मॉस्का ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो काम करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं ताकि वो पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। मॉस्का के बाद आते हैं विल्फ्रेडो परेटो। ये एक ऐसे थिंकर होते हैं जो कि मॉस्का की थ्योरी को और इलेबोरेटिव वे में कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हमें ना एलिट्स का सर्कुलेशन करना चाहिए, कि मतलब जो यहाँ पर ऑफिसर बने हुए हैं हमें इन्हें सर्कुलेट करना चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक दूसरे को लाना चाहिए, ना कि एक ही बंदा है वो 10 साल तक काम करता रहा फिर उसके बाद उसका ही कोई दोस्त आ गया, ऐसा नहीं। जिसको एम्फेसिस करते हैं ये विल्फ्रेडो परेतो। ये कहते हैं कि हमें थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट पर काम करना चाहिए, और वन ग्रुप एलिट्स बाय अनदर, मतलब 5 लोगों का एक ग्रुप है, 2 साल तक उन्होंने काम किया, तो 5 लोगों के ग्रुप को अब रिप्लेस करके दूसरे 5 लोगों को लाया जाए और 2 साल काम करने के लिए। तो विल्फ्रेडो परेतो ये कहते हैं, परेतो एम्फेसाइज करते हैं कि इससे होगा क्या, कि सोशलिज्म की जो स्पिरिट है ना वो बनी रहेगी, और नया जो वर्किंग क्लास एलिट है वो यहाँ पर आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जो इंसान है, एक या ग्रुप है, वही 15-20 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, दूसरे किसी को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। तो परेतो ये कहते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ओलिगार्की का वो मॉस का यूज करते हैं, जैसे कि जो माइनॉरिटी रूल है ब्यूरोक्रेसी की स्टडी में। उसके बाद आते हैं हमारे मिशेल्स, जो कि और वाइड कर देते हैं इसके मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस यहाँ तक ही इनको समझना है। तो ये खत्म होता है इसका पार्ट 1 BPSC 101 यूनिट 4 का। तो थैंक यू सो मच।